हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और अब आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी। तो बच्चों, हम क्लास 10 की बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स थे वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब मैं आपको क्लास 12th की बायोलॉजी के जो भी चैप्टर्स हैं वो करवाने वाली हूँ। और उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट और जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, वो चैप्टर जो है मैं वो आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ये चैप्टर जो है बच्चों, वो आपके सीबीएसई बोर्ड्स हो या गुजरात बोर्ड्स हो या आपके नेट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें नेट में भी अगर आप देखोगे तो कम से कम 5 to 6 MCQ इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये जो है बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर्स है। अगर जिस भी बच्चे का कंसेप्ट इस चैप्टर में क्लियर नहीं रहेगा तो वो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को कंसेप्चुअली बहुत अच्छे से समझना, मैं हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई करूंगी आप लोगों को और मुझे पता है कि आपको समझ में आ जाएगा। तो जस्ट फोकस ऑन ईच एंड एवरी टर्म्स, उसका मीनिंग समझने की ट्राई करना। जब मीनिंग समझ के लर्न करोगे तो बच्चों डेफिनेटली ये चैप्टर जो होगा वो सबसे ईजीएस्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों, इनहेरिटेंस वर्ड जो है वो सभी को पता है। जो इनहेरिटेंस वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में भी आपने किया और ये आपने सुना है। इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। इनहेरिटेंस जो है वो एक प्रोसेस है जिससे हमें अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स मिलते हैं। इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी गेट द कैरेक्टर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट? दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। अब ये जो इनहेरिटेंस है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है? जो इनहेरिटेंस है इसका मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब इनहेरिटेंस के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों, जनरली इनहेरिटेंस के लिए एक तो डीएनए है, आरएनए है एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस के लिए। तो हम इस चैप्टर में इन तीनों के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। ओके, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस के लिए जो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम डीएनए आरएनए देखते हैं बच्चों। तो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लिक एसिड्स है। दो तरह के बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। वन इज डीएनए एंड द अनदर वन इज आरएनए। एक डीएनए हो गया और एक आरएनए हो गया। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए ना बच्चों, वो ज्यादातर केस में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। यू कैन सी हियर, इट इज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में वो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें हमारे बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट होता है। हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होगी, हमारा स्किन का कलर कैसे होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो उस ब्लूप्रिंट में स्टोर्ड होती है। तो जेनेटिक मटेरियल वो है जिसमें हमारी सारी वाइटल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए का फंक्शन है मैसेंजर में, एडाप्टर का, स्ट्रक्चरल का एंड कैटालिटिक रोल का, ठीक है। यानी ये सारे जो काम है, मैसेंजर, एडाप्टर, स्ट्रक्चरल, कैटालिटिक रोल, ये सब हम इस चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आप जस्ट वेट करना, हम इस सभी चीज़ों को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। नेक्स्ट, याद रखना बच्चों कि कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें आरएनए ऑल्सो एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटीरियल, जिसमें जो आरएनए है वो जेनेटिक मटीरियल की तरह एक्ट करता है कुछ वायरसेस के अंदर। सो आपको वो भी चीज़ याद रखनी। तो वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटीरियल, बाकी मैक्सिमम में डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड का क्या हो गया बच्चों? इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, अब हम इसमें आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं डीएनए की। विल स्टार्ट विद द डीएनए, ठीक है। सो डीएनए क्या है? डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ सेल्स। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है ना, तो ये बताएगा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और यही है
जो हमारे पेरेंट्स से हम में ट्रांसफ़र होकर आता है, और उसी के थ्रू ट्रेट्स हमारे में ट्रांसफ़र होकर आते हैं। ठीक है? जब भी हम बोलते हैं कि इनहेरिटेंस हुआ है, ठीक है? मतलब जो विरासत वाली जो प्रोसेस है जो हुई है बच्चों, उसमें अपने पेरेंट्स से हमें क्या मिलता है? डीएनए तो मिलता है। और वो डीएनए में क्या है? ब्लूप्रिंट है। वो ब्लूप्रिंट क्या है? हमारे कैरेक्टर्स, हमारे ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वही हमें ट्रांसमिट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अब डीएनए, डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर, डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए है ना बच्चों, वो पॉलीमर होता है। व्हाट इज पॉलीमर? बच्चों पॉलीमर क्या होता है? सुना है कभी पॉलीमर के बारे में? देखो, पॉली, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी, और यहाँ पे मर के मतलब यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज मोनोमर। ठीक है? यानी जो बहुत सारी मोनोमर, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट्स जो होती है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ब्रिक वॉल की, ठीक है, सपोज दिस इज अ वॉल। अब ये वॉल किस चीज से बनी है? तो ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के बनी है। ठीक है? इस तरीके से हमने ब्रिक्स को जोड़ा है, और बच्चों क्या बिल्ड करी है? हमने वॉल बिल्ड की। तो बच्चों ये जो एक ब्रिक हो गई ना, दिस इज मोनोमर, दिस इज मोनोमर। इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमर कहेंगे बच्चों। तो उसी तरह से बच्चों, उसी तरीके से जो डीएनए है ना, वो भी एक पॉलीमर है। तो डीएनए का मोनोमर क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए का मोनोमर क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है? और इसको अगर मैं ज्यादा स्पेसिफाई करूं तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। ओके, सो आपका डीएनए का जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, इसको जोड़ जोड़ कर पूरा डीएनए बनता है। इसको जोड़ जोड़ के पूरा डीएनए बनता है। तो डीएनए इज अ पॉलीमर, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ जोड़ के बनता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो देखो, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अभी डीऑक्सीराइबो क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू दैट। जैसे जैसे हम न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर करेंगे, हम वो चीज समझेंगे। द लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लेंथ कैसे पता चलती है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द बेस पेयर्स। डीएनए कितना लॉन्ग होगा तो कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं या बेस पेयर्स हैं। ओके, नाउ इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए है वो सभी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक में आता है। एंड इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये बोलेंगे हम फाई, इसको प्रोनाउंस करते हैं फाई, इसको लिखते हैं इस तरह से बच्चों, देखो फाई, 5 into 174 bacteriophage. Now, what are bacteriophage? Bacteriophage are the viruses. Bacteriophage are the viruses that infect bacteria. That infect bacteria. So, bacteriophage are the viruses that infect bacteria. तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों? 5386. 5386. That means it is a single stranded DNA. ये कैसा होगा बच्चों? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। समझ में आ रही बात? देखो, ये जो है आपका 5 into 174 बैक्टीरियोफाज। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? तो हमने देखा कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लिखा है, पेयर नहीं लिखा, पेयर नहीं लिखा है, तो बच्चों ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। नाउ देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, ये है लेमडा बैक्टीरियोफाज। दिस इज साइन ऑफ लेमडा। तो इसमें देखो क्या है? 48,502 बेस पेयर। तो ये बेस पेयर है, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो एक चीज याद रखना, अगर खाली न्यूक्लियोटाइड दिया हो सो दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन बच्चों अगर बेस पेयर दिया है सो दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, अगर हम ई कोलाई के बारे में बात करते हैं, दैट इज इश्चेरिशी कोली, तो उसमें 4.6 into 10⁶ बेस पेयर, अगेन बेस पेयर यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ह्यूमन हैप्लॉइड डीएनए, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ डीएनए। ठीक है, इसको सिंगल सेट ऑफ डीएनए बोलते हैं, और इसको हम जीनोम भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन जीनोम। दैट्स 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। अगेन ये भी बेस पेयर्स है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ये तीनों जो थे बच्चों आपके एग्जाम्पल है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, और ये जो एक एग्जाम्पल था वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का। तो आई थिंक मेक श्योर कि इसमें कोई भी गड़बड़ी तुम लोग ना करो।
याद रखना, इन केस एग्जाम में ये बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड, बट आपको याद रखना है, इट्स वेरी इजी। अगर बेस पेज नहीं दिया है दैट मीन्स इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बेस पेज दिया है तो इट्स अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये फैक्चुअल डेटा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इससे निट में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें बच्चों। देखो नोट डाउन करो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में डिटेल में जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें हैं बच्चों, एक है नाइट्रोजन बेसिस, इसमें है एक नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा है पेंटोज शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड के तीन कंपोनेंट्स हैं, आओ इसको हम देखते हैं बच्चों। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा दे रही हूँ, तो यू कैन कीप दैट फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट में आपके न्यूक्लियोटाइड्स के तीन कंपोनेंट है, पहला है आपका नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, पहला है आपका नाइट्रोजनस बेस। देन नेक्स्ट आपका है पेंटोस शुगर, दूसरा है आपका पेंटोस शुगर, ठीक है। द थर्ड वन इज फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं, ये तीन कंपोनेंट्स हो गए, इसके तीन कंपोनेंट्स हो गए। एक न्यूक देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, डीएनए जो है वो लॉन्ग चेन है, उसका जो मोनोमर है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उसमें तीन चीजें, पहली चीज नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा पेंटोज शुगर और तीसरा है आपका फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करूं बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस मतलब जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो बच्चों ये भी दो कैटेगरी में आएगा, ये भी आपका दो कैटेगरी में आएंगे, प्यूरिन्स, आई थिंक इतना विजिबल नहीं है, चलो दूसरा कलर लेते हैं बच्चों, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स आ जाएंगे। प्यूरिन्स जो है बच्चों वो टू रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब उसमें दो रिंग्स होती हैं और ये वन रिंग स्ट्रक्चर है। पिरामिडिन्स आर वन वन रिंग स्ट्रक्चर, टू रिंग्स मतलब देखो कैसे हो गया, इस तरह से, ये जैसे आपका टू रिंग स्ट्रक्चर हो गया, और अगर हम सिंपली ये ड्रॉ करते हैं दिस इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। तो जो प्यूरिन्स है वो ऐसे डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पिरामिडिन्स जो है ऐसे वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके नेक्स्ट, अब जो प्यूरिन्स है बच्चों, जो प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। प्यूरिन्स में बच्चों आता है एडिनाइन, प्यूरिन्स में आ गया आपका एडिनाइन, और दूसरा आ गया ग्वानाइन, एक एडिनाइन आ गया और दूसरा ग्वानाइन आ गया। पिरिमिडिन में आ गया आपका साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, यूरासिल एंड थायमिन, ठीक है। अब बच्चों ये, अब जो थायमिन है उसका दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल, जो थायमिन है उसका दूसरा नाम है 5 मिथाइल यूरासिल, ओके। चलो अब एक चीज तुमको बताऊं, अगर अब ये जो है प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स, ये देखो टोटल नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं, 5, टोटल नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं, 5, एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। पर इनमें से 4 डीएनए में होंगे और 4 आरएनए में होंगे, इनमें से 4 डीएनए में होंगे और 4 आरएनए में होंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों आपका डीएनए में, तो डीएनए में देखो एडिनाइन होगा, ग्वानाइन होगा, साइटोसिन होगा और थाइमिन होगा। वहीं पे अगर मैं आपको आरएनए का बताऊं, तो आरएनए में एडिनाइन,
ग्वानाइन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा। तो आप यहाँ पे देखो, फोकस करो, ये तीनों तो दोनों में है। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन डीएनए में भी है और एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन आरएनए में भी है। डिफरेंस क्या है? डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए में यूरासिल होगा। तो यू हैव टू लर्न दिस डिफरेंस, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें ये याद रहे कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तुम्हें मिल गया नाइट्रोजन बेसिस का, ठीक है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया ना बच्चों? तो नाइट्रोजन बेसिस में क्या है? दो तरीके के प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स है। प्यूरिन्स आर 2 रिंग स्ट्रक्चर, पिरिमिडिन्स आर 1 रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स जो है उसमें 2 रिंग में एडेनाइन और ग्वानाइन आएंगे। पिरिमिडिन्स के 1 रिंग स्ट्रक्चर्स में बच्चों आपका साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन आएगा, जिसको हम लोग 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहेंगे, ठीक है। टोटल नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं? 5। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, उन 5 में से 4 डीएनए में होंगे और 4 आरएनए में होंगे बच्चों। तो कौन सा डीएनए में था, कौन सा आरएनए में था, वो भी क्लियर है। डीएनए में एजीसीटी है, जिसमें थाइमिन सिर्फ डीएनए में होगा। सिर्फ अगर हम आरएनए की बात करेंगे एजीसी, तो उसमें यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होगा। थाइमिन सिर्फ डीएनए में होगा, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इफ यू मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द पेंटोज शुगर। अगर मैं पेंटोज शुगर के बारे में बात करूं तो बच्चों 2 तरीके का पेंटोज शुगर आएगा। एक है तुम्हारा राइबोज शुगर और दूसरा आ जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा तुम्हारा, देखो ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, सी एच टू, ठीक है, सी एच टू ओ एच। Okay, so this is a structure of your deoxyribose sugar, जिसमें this is the first carbon, this is second, this is third, this is fourth and this is the fifth carbon, ठीक है। तो ये राइबो शुगर है। अब डीऑक्सी, डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन कहाँ पे कम है? सेकेंड कार्बन पर। देखो ये तो सेम ही जाएगा, एच ओ एच, एच ओ एच ये तो सेम जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह पे एच आएगा, यहाँ पर दोनों जगह पर एच आएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो ये डिफरेंस है, यू कैन सी दिस डिफरेंस, यही डिफरेंस है आपका। सेकेंड कार्बन पे देखो, खाली सेकेंड कार्बन पे एम्फेसाइज करो, ठीक है। तो इसके सेकेंड कार्बन पे एक ऑक्सीजन कम है कंपेयर टू द राइबो शुगर। अब जो राइबो शुगर होता है वो डीएनए में आरएनए में होगा और यहाँ पे होगा आपका डीऑक्सी राइबो शुगर। तो बच्चों आपका डीएनए का नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, यहाँ पर, यहाँ पे आपका आ जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दो कि यहाँ पे है राइबोस शुगर। तो दिस इज अ सेकेंड डिफरेंस। दोनों शुगर में क्या फर्क है वो पता है ना? पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। पेंटोज शुगर यानी क्या है बच्चों? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ये मैंने रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। इसमें आपका सेकेंड कार्बन पे अगर डीऑक्सी वाले में देखोगे तो एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में एक ऑक्सीजन क्या है बच्चों? यहाँ पर कम है। सो डीऑक्सी राइबो शुगर, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन क्या है बच्चों? कम है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? देखो फ्लो चार्ट, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। चलो देखो फिर हमने क्या डिफरेंस लिख दिया यहाँ पे कि डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल है। डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होता है, आरएनए में राइबो शुगर होता है, ठीक है। अब बच्चों जो डीएनए होता है ना वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, एसएस, या इट कुड बी डबल स्टैंडर्ड, बट जो आरएनए है वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड, वो हमेशा क्या रहता है? सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। डीएनए का सिर्फ एक ही रोल होता है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल का,
डीएनए का सिर्फ एक ही रोल होता है जेनेटिक मटेरियल का, और इसके मल्टीपल रोल्स हैं। ठीक है, ये कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल भी है, आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है, फिर इसका कैटालिटिक रोल भी है, ठीक है, एडाप्टर भी है, मैसेंजर भी है। तो इट हैज मल्टीपल रोल्स, इट हैज मल्टीपल रोल्स। ठीक है, तो आपका डीएनए और आरएनए, ये आपका एक शॉर्ट डिफरेंस जो है वो हमने प्रिपेयर किया। ओके, तो आई होप इतना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्लियर है आप लोगों को। तो देखो, अगर हम देखें यहाँ पे, तो ईच न्यूक्लियोटाइड इज 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में एडिनाइन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन्स में साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। पेंटो शुगर है, डीऑक्सी राइबोज है, तो डीएनए में है, राइबो शुगर है तो आरएनए में, तो फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, नाउ प्यूरिन्स, एडिनाइन और ग्वानिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, पिरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। अब बच्चों आओ हम लोग देखते हैं इसमें आपका दूसरा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि कैसे आपका नाइट्रोजन बेस और शुगर अटैच होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, ये है पेंटो शुगर। मैं इस तरीके से पेंटो शुगर बना रही हूँ और मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये पेंटो शुगर का फर्स्ट कार्बन है। इस फर्स्ट कार्बन से यहाँ जो मैंने ए लिखा है, दिस इज एडीनाइन, दिस इज एडीनाइन। तो ये आपका क्या हो गया, पेंटो शुगर, ये है पेंटोस शुगर। और ये जो मैंने बनाया है, दिस इज योर नाइट्रोजन बेस। ठीक है, दिस इज नाइट्रोजन बेस, और मैंने जो नाइट्रोजन बेस लिया है, दिस इज एडीनाइन, एडीनाइन। ठीक है, अब ये देखो फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये पेंटो शुगर हो गया, ये आपका जो बॉन्ड बना दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड नाइट्रोजन बेस है। और ये जो स्ट्रक्चर बना इन दोनों को जोड़कर, पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेस को जोड़ के जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, इट्स अ पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, इट्स अ पेंटो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ये कैसे जुड़ रहे हैं वो भी समझ में आया। इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है तुम्हारा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। देखो आओ, ये है आपका न्यूक्लियोसाइड का, तो न्यूक्लियोसाइड पे क्या लिखा है, बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोसाइड पर देयर इज अ बेस एंड देयर इज अ शुगर, बेस यानी नाइट्रोजन बेस हो गया, शुगर ने न्यूक्लियोसाइड बना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एडीनाइन प्लस शुगर, एडीनाइन प्लस शुगर क्या बनेगा, एडिनोसाइन या डीऑक्सी एडिनोसाइन। ग्वानाइन प्लस शुगर बनेंगे ग्वानोसाइन और डीऑक्सी ग्वानोसाइन। ऐसे तुम ले सकते हो साइटोसिन का भी, यू कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ साइटोसिन प्लस शुगर, तो बनेगा आपका साइटिडाइन, साइटिडाइन, या यू कैन ऑल्सो राइट डीऑक्सी साइटिडाइन, डीऑक्सी साइटिडाइन। ठीक है, ये हो गया आपका। इस तरीके से थाइमिन का आपका आ जाएगा, थाइमिन, थाइमिन में एक चीज का ध्यान रखेंगे, डीऑक्सी थाइमिडाइन आएगा, डीऑक्सी थाइमिडाइन। ठीक है, और उसका आ जाएगा आपका यूरिडाइन, यूरिडाइन। ठीक है, तो ये आपके बन गए न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं है, साइड है बच्चों, एम्फेसाइज करना साइड पर। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अब ये आपका न्यूक्लियोसाइड बन गया। नेक्स्ट विल ड्रॉ इट अगेन। ये मैंने आपका पेंटोस शुगर बनाया, फर्स्ट कार्बन से आपका बेस अटैच किया, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन से मैंने फॉस्फोरस अटैच किया, फिफ्थ कार्बन से मैंने क्या अटैच किया, फॉस्फोरस। ये फिफ्थ कार्बन था ना, अगर नंबरिंग याद हो, ठीक है, तो देखो ये क्या था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, पेंटो शुगर में ये फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो ये फिफ्थ कार्बन से फॉस्फोरस अटैच हुआ। अब ये जो बॉन्ड बना इनके बीच में, इसको बोलते हैं हम एस्टर बॉन्ड।
ये कौन सा बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो जब आपका फॉस्फोरस, शुगर और बेस तीनों जुड़ते हैं बच्चों तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, इसके पहले वाला क्या था, इसके पहले वाला क्या था, जब शुगर और बेस जुड़ रहा था, जब शुगर और बेस जुड़ रहा था तो वो न्यूक्लियोसाइड था। ठीक है, अब फॉस्फोरस भी ऐड हो गया है तो वो बच्चों क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड। वो क्या बन गया है, न्यूक्लियोटाइड। तो दिस इज अ वन स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। ये हमारा न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो मोनोमर है बच्चों वो बन गया है। ठीक है, देखो इसको हम प्रेजेंटेशन में भी देख लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या था, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या था, बेस प्लस शुगर ही तो था। न्यूक्लियोसाइड क्या था, बेस प्लस शुगर था। तो जब बेस, शुगर और फॉस्फोरस तीनों अटैच होते हैं तो बच्चों बनता है न्यूक्लियोटाइड। इसके एग्जाम्पल में जैसे एडिनोसाइन में फॉस्फोरस ग्रुप अटैच हुआ तो बना एडिनाइलिक एसिड या डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। क्योंकि जब आप डीएनए के रिलेटेड बात करते हो तो तुम्हें डीऑक्सी वर्ड अटैच करना पड़ेगा। वैसे आपका साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ये आपके बन गए सारे पांचों पांच न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब बारी आती है इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने की। बच्चों बॉन्ड्स भी याद रखना, दो बॉन्ड्स बनते हैं। जब बेस और शुगर जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, और जब फॉस्फोरस अटैच होगा तो आपका एस्टर बॉन्ड बनेगा। तो मेक श्योर कि आप वो चीजें याद रखेंगे, बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। अब इनको जोड़ना है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, क्योंकि वी हैव टू मेक अ चेन, राइट। डीएनए, डीएनए क्या है, पॉलीमर है। तो पॉलीमर कैसे बनता है, जब बहुत सारे मोनोमर को जोड़ेंगे। तो अब बारी आती है इस न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने की। तो वो कैसे जुड़ते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेगा, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। मैं यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये शुगर है, तो ये एडिनाइन अटैच्ड है। मैं सिंपली यहाँ पे फॉस्फोरस लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ ग्वानाइन लिखा और ये मेरा फॉस्फोरस। अब मेरे पास ये दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, अब मुझे इसको जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। इसका थर्ड कार्बन और इसका फिफ्थ कार्बन, ये इनके बीच में बच्चों एक और बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को नाम देते हैं हम एस्टर बॉन्ड। अगेन इस बॉन्ड को क्या नाम दे रहे हैं हम, एस्टर बॉन्ड। ये भी एस्टर था, ये भी एस्टर था, है ना। ये बॉन्ड भी क्या था बच्चों, एस्टर था। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ते हैं ना बच्चों, तो एक का 3 एंड पर जो फ्री OH ग्रुप है, ये 3 एंड वाला फ्री OH, और ये 5 डैश पर जो फ्री OH होता है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप एट 5 प्राइम, तो ये 5 डैश और ये 3 डैश, इनके बीच में एक एस्टर बॉन्ड बनता है। तो उससे बच्चों फॉस्फोरस की दोनों तरफ क्या हो गया, डायस्टर, है ना। देखो फॉस्फोरस के ऊपर भी एस्टर, फॉस्फोरस के इधर भी एस्टर, तो ये क्या हो गया, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड। ये क्या बन गया, फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से हमने दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिए, और इसी तरीके से बच्चों हम पूरी डीएनए की चेन जोड़ सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया हो कैसे किया हम लोगों ने। एक एक न्यूक्लियोटाइड का जो थर्ड कार्बन है उसका OH ग्रुप खाली है, और एक न्यूक्लियोटाइड जिसके फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फोरस ग्रुप खाली है, उन दोनों को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ एस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोरस के दोनों तरफ एस्टर हो गया तो डायस्टर बॉन्ड बन गया। ये फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड तभी बनेगा जब आपके न्यूक्लियोटाइड्स जॉइंट होंगे। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एस्टर बॉन्ड होगा, पर जब दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे तो फॉस्फोडायस्टर हो जाएगा। उस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने दो न्यूक्लियोटाइड को कैसे जोड़ दिया वो देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पूरी डीएनए की चेन कैसे बनती है, और कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स भी देखेंगे। तो स्टे ट्यून बच्चों, और कोई भी अगर आपको डाउट है सो यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट। ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू।